जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी के आपके अपने चैनल चंदू कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिक्स, जिसके अंतर्गत हम लोग सेकेंड पेपर को देखने वाले हैं। सेकेंड पेपर का सेकेंड यूनिट देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग आज स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग देखते हैं, तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात जो स्थिर विद्युत होता है वह क्या होता है। तो दैनिक जीवन में हम अनुभव करते हैं कि दो पदार्थों को परस्पर रगड़ने पर कभी कभी अपने से हल्के वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। जिस पदार्थ में यह गुण उत्पन्न होता है उसे विद्युन्मय इलेक्ट्रोफाइट कहते हैं तथा पदार्थ में उत्पन्न इस विद्युत को स्थिर विद्युत कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जैसे ही हम कोई दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उस पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है और आवेश उत्पन्न होने के फलस्वरूप वह अपने से हल्के वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग उस पदार्थ को विद्युन्मय कहते हैं और पदार्थ के इस गुण को हम लोग स्थिर विद्युत कहते हैं, जिसके कारण से यह विद्युत उत्पन्न होता है। अब हम लोग अर्थात व्याख्या देखते हैं, तो एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। सबसे छोटी इकाई परमाणु माना गया था, जिसमें परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन तथा अनावेशित कण न्यूट्रॉन होता है। अर्थात जो परमाणु होता है उसके नाभिक में धनावेशित कण प्रोटॉन होता है और जो अनावेशित कण अर्थात जो न्यूट्रल होता है वह न्यूट्रॉन होता है। ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। एक परमाणु में उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है जितना उसमें प्रोटॉन होता है। इस कारण से परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। अर्थात जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन धनावेशित होता है। चूंकि धनावेश एवं ऋणावेश का परिमाण समान होता है, इस कारण से परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। जब किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। इसीलिए पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने से वह धनावेशित हो जाता है और दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में हो जाने से वह ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रकार से जैसे कि हम लोग अब उदाहरण देखते हैं, तो हम पाते हैं कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल कर के रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन कमी होने से वह धनावेशित तथा रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण वह ऋणावेशित प्रकृति का हो जाता है। जैसे ही हम कांच एवं रेशम के कपड़े को रगड़ते हैं तो जो कांच में इलेक्ट्रॉन होता है वह कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाता है और कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन कमी के कारण यह धनावेशित हो जाता है और जो रेशम के कपड़े होता है उसमें इलेक्ट्रॉन अधिकता के कारण उसकी प्रकृति ऋणावेशित हो जाती है। इस प्रकार से आवेश को दो प्रकार में बांटा जा सकता है, एक धनावेशित और दूसरा ऋणावेशित। और आज हम देखेंगे कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। तो क्या कहता है कूलॉम का नियम? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कूलॉम का नियम क्या होता है। तो हम जानते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश एवं ऋणावेश। सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इस बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए सन 1785 में प्रयोगों के आधार पर कूलॉम ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। इस नियमानुसार अर्थात जो कूलॉम का नियम क्या है, कूलॉम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि माना हमारे पास दो बिंदु आवेश Q1 एवं Q2
जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, हमारे पास दो बिंदु आवेश है, एक Q1 और दूसरा Q2, जो कि एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तब इसके मध्य लगने वाला बल कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियम के अनुसार क्या है, फर्स्ट क्या कहता है, दोनों आवेशों Q1 एवं Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात परिभाषा में बताया था कि लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमारे पास दो आवेश है Q1 एवं Q2, तो उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया। फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। फिर सेकेंड कहा गया है, दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो बल है वह दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम लोगों ने r माना था, तो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड दे देते हैं। अब समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 एवं 2 को जब कंबाइन करके लिखते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r स्क्वेयर। और जब ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह इज इक्वल टू में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट नियतांक लग जाता है। कांस्टेंट a ले लिए हैं, तो f इज डायरेक्ट इज इक्वल टू a Q1 Q2 अपान r स्क्वेयर, जहाँ पर a एक कांस्टेंट नियतांक है। ठीक, उसी को नीचे में बताया है। यहाँ a एक नियतांक है जिसका मान आवेश, दूरी, बल के मात्रकों एवं आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। यहाँ तथा इसकी विमाएं बल गुणा दूरी स्क्वायर अपॉन आवेश का स्क्वायर, इसकी जो है विमाएं हैं। अब बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर एवं आवेश का मात्रक कूलाम हो तथा दोनों आवेश निर्वात में हो तो नियतांक a का मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर इंटू कूलाम स्क्वायर होता है। इसी को हम लोगों ने अब मात्रक के रूप में लिख दिया। बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर और कूलाम आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यहाँ नियतांक को a इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। तब कूलाम के नियम से दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वेयर। क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो a कांस्टेंट लिया था उसका मान यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिए हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसका मान हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान Q2 r स्क्वेयर न्यूटन। और यही फार्मूला जो कि आपको कूलाम का नियम है, इसे और भी हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। जब हम 1/4 पाई एप्सिलॉन को 9 इंटू 10⁹ न्यूटन लिखते हैं, तब हम उसके स्थान पर लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान r स्क्वेयर न्यूटन। इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक, जब दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के स्थान पर कोई माध्यम हो तो नियतांक a को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं, जहां एप्सिलॉन उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। अब यदि माध्यम का परावैद्युतांक k है तब एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट k होगा। कूलाम के नियमानुसार माध्यम के दो बिंदुओं के बीच विद्युत बल अगर देखें तो हम लोगों ने कूलाम के नियम में निकाला कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान r स्क्वायर न्यूटन। किंतु जब हम माध्यम की बात करें, अगर जो दोनों आवेश है वह किसी माध्यम में स्थित हो तो हम एप्सिलॉन के स्थान पर एप्सिलॉन नॉट k लिख सकते हैं। तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 अपान Q2 r स्क्वायर न्यूटन। अगर हम इसे सदिश रूप में लिखें अर्थात वेक्टर के रूप में लिखते हैं तो वेक्टर के रूप में हम पाते हैं कि f का मान है जो वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर और केप ऑफ r न्यूटन, जब k का मान हम लोग 1 लेते हैं। इस प्रकार से हम हम कूलाम का नियम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बीएससी से और भी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए
हमारे यूट्यूब चैनल चंदू कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।